जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत ने चुपचाप तरीके से कंडक्ट किया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण। 15 देशों की तरफ से आई है ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड। उल्फा आई के बाद एक और संगठन ने किया भारत की ड्रोन स्ट्राइक का दावा। भारतीय वायुसेना में इंडक्ट होंगे टोटल 352 तेजस एयरक्राफ्ट और 60 5th जनरेशन फाइटर्स को इंपोर्ट करने की योजना। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपनी नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, जो कि मैक 8 की रफ्तार से ट्रैवल करने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है। और यहाँ पे जिस मिसाइल की बात की जा रही है उसका नाम है एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, शॉर्ट फॉर्म में ETLDHCM, जिसे DRDO के प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विकसित किया गया है। और ये रफ्तार और मारक क्षमता दोनों ही मामलों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पीछे कर देती है। हालांकि इस रिपोर्ट में इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है कि इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जो टेस्ट हैं वो कब कंडक्ट किए गए थे और उन टेस्ट के आउटकम क्या निकले थे। बाकी ये जरूर बताया गया कि ये जो मिसाइल है हाइपरसोनिक रफ्तार को प्राप्त करने के लिए स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करती है और 1000 से 2000 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों ही तरह के पेलोड्स को कैरी करने में सक्षम है। और जो लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ान भरने की इसकी कैपेबिलिटी है तो उसकी मदद से दुश्मन की रडार्स के लिए इसको डिटेक्ट कर पाना भी बेहद ही मुश्किल है। और इसे भी ब्रह्मोस की तरह ही लैंड, सी और एयर तीनों ही तरह के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकेगा और अपनी उड़ान के बीच में ही ये अपने पाथ को ऑल्टर करने में भी सक्षम है। और इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि अगर इस मिसाइल के जो परीक्षण है वो पूरी तरह से सफल साबित होते हैं तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा जिनके पास स्वदेशी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की कैपेबिलिटीज होंगी और संभावित रूप से पूरी दुनिया में सबसे लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी होने वाली है। बाकी एक बात तो तय है कि जहां अभी तक ब्रह्मोस का डर हमारे एडवर्सरीज के अंदर से नहीं गया है, तो वहीं अब इस डर को दोगुना करने के लिए ये नई मिसाइल भी तैयार हो रही है और फिर उसके बाद हमारे दुश्मन बस यही कहेंगे, ना करें भाईजान, ना करें। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से ब्रह्मोस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उसके बाद से आज के समय में करीब 14 से 15 कंट्रीज हैं जो कि भारत के इस ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले को लेकर ये कहा कि मैं इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, जो कि निसंदेह एक बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। और इसी पर उन्होंने आगे ये भी कहा कि हालांकि ये जो हमला था ये भारत की एकता को निशाना बनाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था, लेकिन इसे इस बात के सबूत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद फिर से पनप रहा है। और पाकिस्तान का इरादा है भारत में सांप्रदायिक विभाजन को पैदा करना और देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ प्रतिक्रिया भड़काना था, जिससे अलगाव की भावना और बढ़ जाए। बाकी जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का साइज डबल हुआ है, टूरिस्ट अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये हमला एक तरह से पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति पर बड़ी चोट की तरह था। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से इस हमले के बाद से यहाँ पे टूरिस्ट का जो अराइवल है वो लगभग रुक गया था, लेकिन उनका मानना है कि अब जो ये श्री अमरनाथ यात्रा है वो टर्निंग पॉइंट साबित होगी। बाकी उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि पहलगाम हमले के बाद जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बंद कर दी गई थी तो उन्हें भी धीरे धीरे रीओपन किया जा रहा है। और साथ में उनका ये भी कहना है कि पिछले 6 से 7 वर्षों के कंपैरिजन में इस वर्ष लोकल रिक्रूटमेंट का केवल एक ही इंसिडेंट हुआ है, जबकि एक समय ऐसा भी था जब 150 से 200 के आसपास लोकल रिक्रूटमेंट होती थी। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि जहां एक तरफ लोकल रिक्रूटमेंट कम हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ में मदद की है। और ऐसा आपको बता दें कि अभी हाल ही में ANI के साथ एक खास पॉडकास्ट में भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट TSD के फॉर्मर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हनी बख्शी ने इस बात पर जोर दिया है कि किस तरह से पहलगाम हमले में पाकिस्तानी आर्मी के ही SSG कमांडोज शामिल थे। और ऐसा हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको ये पूरा पॉडकास्ट देखना चाहिए, जो कि ANI न्यूज़ के YouTube चैनल पर उपलब्ध है। तो जैसे कि कल म्यांमार में उल्फा के कैंप्स पर ड्रोन स्ट्राइक हुई थी और इस स्ट्राइक के पीछे उल्फा ने भारत की फोर्सेस को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि भारत ने ऑफिशियल इस तरह के किसी भी ऑपरेशन से इनकार किया। तो अब उल्फा के क्लेम के बाद एक और संगठन है जिसका नाम है NSCNYA, तो इसने भी आज सोमवार को क्लेम किया है कि म्यांमार बॉर्डर के पास इनकी भी 2 लोकेशंस पर ड्रोन से हमले हुए हैं और इस हमले के लिए इन्होंने भी भारत की फोर्सेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। और इनके मुताबिक ये जो हमला हुआ था 13 जुलाई को सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच हुआ था। अब बाकी हमले किसने किए हैं और किस तरह के ड्रोन्स इसमें इस्तेमाल किए गए थे तो इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, और वैसे भी हमारा काम थोड़े ना है बॉडी बैग्स को काउंट करना। Our job is to hit the target, not to count the body bags. इसके अलावा सोमवार को SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के साइडलाइंस भारतीय विदेश मंत्री ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करी थी
और जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो डिस्प्यूट्स में नहीं बदलने चाहिए। और जबकि इस दौरान भारत और चीन के बॉर्डर इश्यूज़ को भी डिस्कस किया गया था कि कैसे पिछले 9 महीनों में भारत और चीन के बीच बॉर्डर्स पर जो टाइज है वो इम्प्रूव हुए हैं। और भारतीय विदेश मंत्री का ये भी कहना था कि भारत और चीन की जो स्टेबल और कंस्ट्रक्टिव टाइज हैं वो न केवल इन दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया को ही फायदा देंगे, पर ये जो टाइज हैं ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी पर आधारित होने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि Squadron.in पर कारगिल विजय दिवस स्पेशल सेल चल रही है, जिसमें आप विजय कूपन कोड के साथ स्पेशल डिस्काउंट में कारगिल से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज को बाय कर सकते हैं। तो Squadron.in पे जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने वहां अभी तक के सबसे लार्जेस्ट वॉर फाइटिंग ड्रिल्स एक्सरसाइज तालिस्मैन सेबर को कंडक्ट किया है, जिसमें 19 अलग अलग देशों से 35,000 से अधिक मिलिट्री पर्सनल पार्टिसिपेट करेंगे। और इस एक्सरसाइज से पार्टिसिपेट करने वाले देशों में भारत, जर्मनी, फ्रांस, फिजी, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, फिलीपींस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, पापुआ न्यू गिनी और टोंगा, तो ये देश मुख्य रूप से शामिल हैं, जो कि 3 सप्ताह से अधिक की इस मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा बनेंगे। जबकि इसमें मलेशिया और वियतनाम ऑब्जर्वर्स के तौर पर शामिल रहने वाले हैं। इसके अलावा एक अपडेट है कि भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 1A और मार्क 2 वेरिएंट्स दोनों को मिलाकर टोटल 352 तेजस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने की योजना बना रही है। और HAL भी इस वर्ष तेजस फाइटर्स की डिलीवरी के टारगेट्स को पूरा करने के लिए ऑन ट्रैक है। और 2026-27 से तेजस फाइटर्स का जो एनुअल प्रोडक्शन है वो 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक टच किए जाने की पूरी संभावना है। और इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि भारत की जो अस्त्र मार्क 3 है, जिसको फिलहाल नाम दिया गया गांडीव, तो ये मिसाइल भी अपने परीक्षणों के अगले स्टेज में जाने के लिए तैयार है। अभी हाल ही में फ्रांस ने माइका IR एयर टू एयर मिसाइल को पहली बार वेरी हाई ऑल्टीट्यूड टारगेट्स के खिलाफ सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। ये जो टेस्ट है इसे 23 जून को कंडक्ट किया गया था, जिसमें फ्रांस ने रफाल और मिराज 2000 फाइटर से इस मिसाइल को लॉन्च किया और 65,600 फीट से अधिक की ऊंचाई पर मौजूद टारगेट बलून्स को सफलतापूर्वक एंगेज किया गया था। इसके अलावा जब से इंडियन ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि भारत की एलाइज से 5th जनरेशन के फाइटर्स को इंपोर्ट करने वाले ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहा है, तो उसके बाद से कई अलग अलग तरह की मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं। और अब एक रिपोर्ट ये भी देखने को मिली है कि भारत के इस ऑप्शन में 5th जनरेशन फाइटर्स की कम से कम 3 स्क्वाड्रंस को लेने की योजना है, यानी कि लगभग 60 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जब तक कि भारत का खुद का MK एयरक्राफ्ट तैयार नहीं हो जाता है। हालांकि ऑफिशियल अभी तक ये नहीं बताया गया है कि भारत के ऑप्शंस में या भारत के की एलाइज में कौन कौन हैं जिनके एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट करने पर विचार कर रहा है। और वैसे फिलहाल 2 ही नाम सामने आते हैं, एक F-35 और दूसरा है Su-57E। इसके अलावा एक और अपडेट है कि भारत की प्राइवेट डिफेंस फर्म MQ लिमिटेड की तरफ से अनाउंस किया गया है कि उन्हें एशिया की सबसे एडवांस और सबसे एलीट आर्म्ड फोर्सेस से मल्टी ईयर फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, जिसके तहत वे 2 लाख से अधिक एडवांस्ड बैलिस्टिक हेलमेट्स सप्लाई करेंगे। और एक रिगरस कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के बाद ही MKU के NIJ लेवल 3A सर्टिफाइड कैवरो बैलिस्टिक हेलमेट्स को चुना गया है। और जबकि इस कंपटीशन में दुनिया भर के और भी लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स शामिल थे। और इस कॉन्ट्रैक्ट में पैराट्रूपर्स और एयरबॉर्न एप्लीकेशंस के लिए स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस भी शामिल हैं। बस कंपनी ने अपनी स्टेटमेंट में यही मेंशन किया है कि जो हेलमेट्स हैं ये एशिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस आर्म्ड फोर्सेस को सप्लाई किए जा रहे हैं। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपके हिसाब से वो आर्म्ड फोर्सेस कौन सी हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2023 में कैप्टन जगरीत कौशिक ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और जबकि आज भारत के एक लेजेंडरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी भी है। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत के पास सबसे लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो Squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।